Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम ST41B पे बात करने वाले हैं जो आपकी SSC का स्पीड टेस्ट रहने वाला है। बेसिकली स्पीड टेस्ट में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके स्पीड टेस्ट में आपसे मिलते हैं आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहां से अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए भाई, कॉपी और पेन निकाल लीजिए सभी। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको नया दिखे उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो भी कॉन्सेप्ट नया दिखे, जो भी वर्ड नया दिखे उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, वो पॉइंट अपकमिंग एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं मोस्ट एक्सपेक्टेड बनने वाला है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के थ्रू हम क्या खास लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक जम्बल्ड सेंटेंसेस है, पैरा जम्बल्स है हमारे सामने, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन 4 स्ट्रक्चर्स को, 4 स्टेटमेंट्स को हमें जोड़ के एक पर्टिकुलर छोटा सा पैरा बनाना है। ठीक है, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं डी ए बी सी, ए डी बी सी, डी सी बी ए, बी डी ए सी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। देखो, रीअरेंजमेंट को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंट्रोडक्टरी पार्ट। और सपोज आपको अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट मिल गया, सपोज ए से शुरू हो रहा है तो ए से एक ही है, बी से शुरू हो रहा है तो बी से भी एक ही स्टेटमेंट है, डी से शुरू हो रहा है तब भी 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, अब 2 में ही चॉइस बची है। और डी के बाद आपने अगर ये देख लिया कि ए होना चाहिए या सी होना चाहिए, यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका आंसर आ चुका होगा। मीन्स एग्जाम में भी इस चीज को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स को आप बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। चल शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट, द मार्केट विच हैज बीन रिमेन्ड क्लॉग्ड विद व्हीकल्स वाज ऑल क्लियर फॉर पेडेस्ट्रियंस। अब देखिए, कोई बात पहले हो चुकी है, उसी बेस पे तो मार्केट जो पहले जो भरी रहती थी पूरी तरह से, जो मार्केट पूरी तरह से हिंडर रहती थी कहीं ना कहीं, वो मार्केट पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। मतलब पहले कोई बात हो चुकी है तो ए वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जा रहा है, नहीं होगा ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्लॉग को हम अवरोध से भी रिलेट कर सकते हैं। क्लॉग, CLOG, क्लॉग मीन्स अवरोध भी होता है, याद रखना, अवरोध। चलिए, अब अगर हम अगले पॉइंट पे जाएं, द रोड हैज एवन बीन मार्क्ड विद स्ट्रिप्स डेमार्केटिंग स्पेस फॉर हॉकर्स। देखो, डेमार्केटिंग का मतलब होता है सीमांकन करना, सीमांकन करना, एक टाइप से सीमा का अंकन कर देना, कुछ ऐसे आप डेमार्केटिंग को रिलेट कर सकते हैं। ये भी फर्स्ट नहीं होगा हमारा सेंटेंस। अब डी ही हमारे पास एक चॉइस बची है फर्स्ट के लिए। विजिटर्स टू द बिजी करोल बाग मार्केट इन दिल्ली वर इन फॉर अ सरप्राइज। विजिटर्स जो है सरप्राइज में पड़ गए, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुए। अब उसकी कंडीशंस क्या थी ये समझते हैं जरा। डी के बाद हम सीधे सीधे जा सकते हैं ए पे। क्यों सरप्राइज थे? द मार्केट विच हैज रिमेन्ड क्लॉग्ड विद व्हीकल्स वाज ऑल क्लियर फॉर पेडेस्ट्रियंस। जो मार्केट व्हीकल्स से भरी रहती थी, व्हीकल्स का पूरी तरह से अवरोध रहता था जिस मार्केट में, अब वो पूरी तरह से ओपन थी किसके लिए? पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वाले लोगों के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़े, अगर हम डी के बाद हम ए पे चले गए तो हमारा ये ऑप्शन सी और डी वैसे ही एलिमिनेट हो गया। मीन्स आंसर हमारा आ चुका है। रियल अगर देखा जाए तो आंसर हमारा यहाँ तक आ चुका है। इट्स अप टू अस, अब हम स्ट्रक्चर को कितना देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। बी पे चले गए हम लोग, थर्ड।
The road has even been marked with strips demarcating space for hawkers. अब यहाँ पे रोड भी कहीं ना कहीं उस मार्क किया गया स्ट्रिप्स से, जिससे कि जो हॉकर्स थे, फेरी वाले लोग थे, उनका भी सीमांकन कर दिया गया कि इससे इस एरिया में ही आपको रहना है। इट इज ऑल्सो लाइंड, फोर्थ वाला आ गया सी वाला पार्ट, इट इज ऑल्सो लाइंड विद ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट्स टू गिव इट अ ग्रीन लुक। तो आप सीधे सीधे स्ट्रक्चर को रिलेट कर सकते हैं, DABC, this would be the correct structure and our answer would be first part. First part would be 100% correct answer. आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला जो हमारा रीअरेंजमेंट है, एक बार देखते हैं। एक बात हो रही है एक स्कॉलर की यहाँ पे, ठीक है, एक महान इंसान की बात हो रही है, वही कुछ ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, वॉइस मैन की एक बात हो रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं। सो ABCD किससे स्टेटमेंट की शुरुआत होगी? अगर आपने स्टार्टिंग का स्टेटमेंट देख लिया, अगर आपको करेक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मिल गया, तो आप 100% करेक्ट आंसर तक पहुंचने वाले हैं। समझ रहे हैं? चल, तो अब यहां से अगर हम देखें शुरुआत किससे कर सकते हैं हम इस स्टेटमेंट की। When we can't laugh at the same joke again, why should we cry over the same problems? फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये होने वाला नहीं है। One day he told them a joke and everyone roared with laughter. किसने जोक क्रैक किया, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सी, people came to a wise man to complain about the same problems every time. बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस यही होगा हमारा, और इसी के साथ हमारा आंसर आ चुका है। हमें अरेंज करके देख लेना है एक बार, लेकिन ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाना एग्जाम में, आंसर हमारा आ चुका है। One day he told them a joke and everyone roared with laughter. एक दिन उसने क्या किया कि एक जोक क्रैक किया और सभी तेजी से हंसने लगे। D, when he repeated the joke twice, nobody laughed anymore. जब उसने 2 बार जोक को रिपीट किया, अगली बार फिर से रिपीट किया तो कोई नहीं हंसा। अब उसने बोला, when we can't laugh at the same joke again, why should we cry over the same problems? जब हम सेम जोक पे हंस नहीं सकते बार बार, तो सेम प्रॉब्लम की वजह से रोते क्यों? ये कहना चाहते हैं वॉइस मैन। तो आप देख पा रहे हैं आंसर आपका थर्ड पार्ट ही जाने वाला है, और जो भी थर्ड पिक कर रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको वो सेगमेंट बताना है यहाँ पे जो इसमें ग्रामेटिकल एरर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, having just taking a heavy lunch, she was not ready to have any food. having के साथ, having के साथ आपको क्या मिलता है? V3 मिलता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है, ठीक है। अब having just taking होगा या taken होगा? It should be taken, it should be taken. Having just taken a heavy lunch, she was not ready to have any food. This would be the correct structure. आंसर आपका क्या जाने वाला है? आंसर आपका जाने वाला है टेकिंग, जिस पार्ट में आपको मिल रहा है, टेकिंग मिल रहा है आपको फर्स्ट पार्ट में, और वही होगा आपका 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर आपका एरर डिटेक्शन का ही क्वेश्चन है। एक बार देखिए किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम दिख रही है। आप जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार आपको पॉज करना है वीडियो को, जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है पॉज करिए और अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर करिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए। इससे क्या होगा कि सेशन के साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। समझ रहे हैं? देयर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल। अब यहाँ पे अगर हम देखें मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल, जब भी हेयर और डेयर का केस होता है तो हमें याद रखना है जो ट्रू सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। ट्रू सब्जेक्ट क्या है? मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल।
ये मैनी मूड्स क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? ऑफ कोर्स प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल हैं तो देयर के साथ इज आएगा, आर आएगा? ऑफ कोर्स आर आएगा। और स्ट्रक्चर क्या जाएगा हमारा? देयर आर मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल, कुछ ऐसा। आंसर इज को हमें आर से रिप्लेस करना है, इज हमें मिल रहा है फोर्थ पार्ट में, सो फोर्थ पार्ट वुड बी दी 100% करेक्ट आंसर। और अगर आप फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं तो आप 100% करेक्ट हैं। वेरी गुड, वेल डन। अगला, बाय whom were you taught mathematics? by whom were you taught mathematics? ये एक्चुअल में पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसका एक्टिव वॉइस बताना है, जो सिंपल पास्ट में जाएगा हमारा। अब हु विल टीच यू मैथमेटिक्स, देखो वर लिखा है मतलब पास्ट में, एक्टिव में भी ये स्टेटमेंट पास्ट में ही रहा होगा। विल वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आर वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई चांस नहीं। हु टीचिंग यू मैथमेटिक्स, ये स्ट्रक्चर ही गलत है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है यहाँ पे। अब सिंपल पास्ट के लिए यही स्ट्रक्चर आपको मिले, दैट इज सेकेंड पार्ट। भाई पास्ट इंडेफिनिट में क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। सो हु टॉट यू मैथमेटिक्स, कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रक्चर। एक्चुअल आंसर हमारा क्या जाने वाला है? एक्चुअल आंसर हमारा जाने वाला है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। वैसे अगर मैं आपको रियल बताऊं तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, हु डिड टीच यू इन मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ होना चाहिए था। सिंपल पास्ट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर सेकेंड दिए, तो इसलिए हमें सेकेंड के थ्रू ही जाना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। दे ओपेंड अ न्यू मॉल नियर बाय लास्ट मंथ। दे ओपेंड अ न्यू मॉल नियर बाय लास्ट मंथ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इस स्टेटमेंट का आपको पैसिव फॉर्म बताना है। दे ओपेंड अ न्यू मॉल, तो अ न्यू मॉल हमारा सब्जेक्ट बन गया। और क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, ओपेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैन बी का यूज है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ विल बी का यूज है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ इज ओपेंड लिखा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या बचा हमारा? आंसर बचा हमारा सेकेंड पार्ट। अ न्यू मॉल वॉज ओपेंड नियर बाय लास्ट मंथ। आंसर हमारा जाएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, मतलब 3 स्पेलिंग्स तो इसमें रॉन्ग है ही है, एक जो करेक्ट है वो आपको बतानी है, ठीक है? तो करेक्ट वाली स्पेलिंग तो अकम्प्लिश हो गया। अकम्प्लिश का मतलब हो गया पूरा करना, किसी चीज को अकम्प्लिश करना, कंप्लीट करना, पूरा करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हो अकम्प्लिश को। अब अगर मैं बात करूं हाइटेन की, तो हाइटेन तो कुछ ऐसे जाएगा, हाइटेन। अगला है रिपीटिशन, तो रिपीटिशन को हम रिलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, REPETITION, रिपीटिशन। एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ा देना किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को बढ़ा देना, तो एग्रीवेट, ई की जगह ए आ जाएगा यहाँ पे, बाकी स्पेलिंग से ही है, EGGAGGRAVATE, एग्रीवेट। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा, जो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे, वो अकम्प्लिश की है। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है, उनका आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो यहाँ पे भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। लग्जरी, विलासिता से रिलेट करेगा, और हम सभी जानते हैं लग्जरी का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा जाना है? लग्जरी का करेक्ट स्पेलिंग जाना है फोर्थ पार्ट। एक ही वर्ड को अलग अलग 4 पार्ट से लिखा गया, 4 टाइप से लिखा गया है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस आसान होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस आसान क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ सेम वर्ड रहता है, और अगर हमने पहले वो वर्ड देखा है, पढ़ा है, तो हम बहुत जल्दी और आसानी से करेक्ट आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो 83 के लिए आपका जो आंसर जाने वाला है, दैट वुड बी डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना।
प्रोलॉन्ग का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को बढ़ा देना। बढ़ा देना। अपोजिट क्या हो गया, शॉर्टन। अपोजिट क्या हो गया, शॉर्टन। कम कर देना, सीधी सी बात। प्रिवेंट बचना हो गया, अलाउ, नो चांस, इंक्रीज, नो चांस गलत हो जाएगा, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना हो गया। आपको अपोजिट वर्ड चाहिए प्रोलॉन्ग का, तो प्रोलॉन्ग का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया। इंक्रीज इसका सेनोनिम कुछ हद तक हो सकता था, एंटोनिम का तो कोई चांस नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। स्कैंटी, बहुत ही प्यारा वर्ड है स्कैंटी। बेसिकली अगर मैं स्कैंटी वर्ड की बात करूं तो स्कैंटी का मतलब होता है अल्प। अल्प, अल्प मतलब बहुत कम, दैट इज कॉल्ड स्कैंटी। तो अब स्कैंटी को अगर मैं रिलेट करूं तो यहाँ पे अल्प से रिलेट कर रहा है। और प्रोफ्यूज जो वर्ड है हमारे सामने, इसका मतलब होता है प्रचुर। स्कैंटी मीन्स अल्प हो गया, प्रोफ्यूज मतलब किसी चीज की जो मात्रा प्रचुर है हमारे पास। तो सीधे सीधे स्कैंटी के लिए जो करेक्ट वर्ड चला जाएगा दैट इज प्रोफ्यूज। स्मॉल कोई चांस नहीं है। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, इसका भी कोई चांस नहीं है। कंसाइज, कंसाइज संक्षिप्त से रिलेट करेगा, इसका भी कोई चांस नहीं है। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है, सॉरी ए पार्ट जाने वाला है। और जो भी ये पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है, उनका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। इडियम से रिलेटेड क्वेश्चंस। जब भी आप क्वेश्चंस को करें तो आपको एक बार डायरेक्शंस जरूर देखना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम डायरेक्शंस देखते नहीं हैं। जैसे अंडरलाइंड है ये, अब अगर मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन देखूंगा वहां पे भी एक पार्ट अंडरलाइन रहता है। अब अगर हम इसको रिप्लेस करने पे आ गए तो प्रॉब्लम है। एक्चुअल में ईडीएम में तो ये सही लिखा है, प्लेइंग विद फायर सही है। आपको इसका मीनिंग वाला ऑप्शन ढूंढना है कि इस ईडीएम का मीनिंग कौन सा ऑप्शन रखता है। देखिए अपने अकॉर्डिंग और पिक करिए अपने आंसर। राजू वॉज प्लेइंग विद फायर व्हेन ही मेड स्पीचेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट। मतलब राजू जो है आग के साथ खेल रहा था बिल्कुल, जब वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट में स्पीचेस दे रहा था, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, यही सही है, गंभीर रिस्क लेने का काम कर रहा है राजू, यही बात हो रही है यहाँ पे। स्मोकिंग अ सिगरेट, नो चांस। प्रोवोकिंग द क्राउड, प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना, इसका भी कोई चांस नहीं है। लाइटनिंग कैंडल्स, इसका भी कोई चांस नहीं। योर आंसर वुड बी फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगेन इडियम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपके सामने। The authorities have turned a deaf ear to all our requests. Authorities जो हैं they have just turned a deaf ear. Turned a deaf ear मतलब disobey करना या एक टाइप से नजरअंदाज कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको, मतलब ध्यान ना देना। एक्नॉलेज तो ध्यान देने की बात हो जाएगी कहीं ना कहीं। एक्सेप्टेड, प्रेजेंटेड, ये सब गलत हो जाएगा। आंसर आपका नेग्लेक्टेड जाने वाला है, मीन्स एक्चुअल आंसर आपका डी पार्ट जाएगा। टू टर्न अ डीफ ईयर, जो ये ईडीएम आया है यहाँ पे नेग्लेक्टेड इसका ऑप्शन मिल रहा है। अगर ये इंडिविजुअली लाइक स्टेटमेंट में यूज ना हो, इंडिविजुअल ईडीएम की तरह भी ये आ चुका है एग्जाम में आपके, उसके इसमें डिसोबे के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब एक ऑप्शन आपको मिल चुका है लास्ट टाइम डिसोबे के सेंस में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फॉलोइंग डिटेल्ड deliberations, the meeting has been dashed till next week। अब यहाँ पे अगर हम देखें काफी विचार विमर्श के बाद, डेलिब्रेशन मतलब सोच समझ के विचार विमर्श करके, कुछ इस तरह से सेंस दे रहा है डेलिब्रेशंस। फॉलोइंग डिटेल्ड डेलिब्रेशंस द मीटिंग हैज बीन एडजर्न्ड। मीटिंग को क्या कर दिया गया है, एडजर्न कर दिया गया है, टाल दिया गया है। कब तक के लिए, टिल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तक के लिए मीटिंग को टाल दिया गया है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। अब प्रपोज्ड, रिव्यूड, कैंसल्ड, ये सब गलत हो जाएगा।
आंसर आपका जाएगा तो डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज हिमा दास, द winning World Junior spinster who dash the national record won the gold in Federation Cup। अब यहाँ पे अगर हम देखिए who dash the national records, who hold keep gets और plays, मतलब जो एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, कुछ ऐसा बोलना चाहता है ना। हिमा दास की बात की जा रही है। होल्ड्स के अलावा और कोई ऑप्शन आएगा क्या? क्या होल्ड्स के अलावा और कोई चॉइस है हमारे पास? नो, नॉट एट ऑल। समझ रहे हैं ना? अब कीप्स, गेट्स, प्लीज ये सब गलत हो जाएगा। आंसर वुड बी फर्स्ट पार्ट। और अगर आप फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं तो सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट है। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. देखिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है, मतलब इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, इसको किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं ये देखना है। अगर आपको लग रहा है जो लिखा है वो सही है, उसमें किसी इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर चला जाएगा। अब देखिए ज़रा ऑप्शन, आई एम थिंक that tomorrow I will take leave and study at home, sorry stay at home। अब यहाँ पे अगर हम देखें I am think स्ट्रक्चर गलत हो रहा है। I was thinking that the next day I will, देखिए पास्ट टू फ्यूचर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं जाएगा फिर यहाँ पे। नो इम्प्रूवमेंट के चांस खत्म, बी ऑप्शन होने के भी चांस खत्म। आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक, बिल्कुल सही। आई थिंक टुमारो आई विल टेक, I think that tomorrow I will take leave and stay at home, ठीक है। I have thought that tomorrow I am taking, अगेन गलत हो रहा है आपका स्ट्रक्चर। देखिए थर्ड वाले को जरा फिल आउट करके देखिए, आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। I think that tomorrow I will take leave and stay at home, इस तरह का स्ट्रक्चर जाने वाला है। बिल्कुल आंसर आपका जाने वाला है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्ट। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हैड लगा ही दिया है तो स्टार्ट तो होगा नहीं। हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, इन सब के साथ, इन सब के साथ आपको मिलेगा क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड, इन सब के साथ आपको क्या मिलेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। So when we went to the cinema yesterday, when we went to the cinema yesterday, the film had already started. Means आपका जो आंसर जाने वाला है that would be A part. First part would be 100% correct answer. अब द फिल्म हैव, देखो हैव नहीं लगाएंगे क्योंकि पास से स्ट्रक्चर ऑलरेडी रिलेट कर रहा है। द फिल्म वॉज ऑलरेडी स्टार्ट, अब वॉज की भी कोई ज़रूरत नहीं है जब परफेक्ट स्ट्रक्चर जा ही रहा है। एक चीज़ और है, जब दो पास्ट के इवेंट्स होते हैं तो उसमें जो पहले वाला इवेंट जाता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, और जो उससे रिलेटेड इवेंट होता है, जो उससे रिलेटेड इवेंट होता है वो किस में जाता है? सिंपल पास्ट में जाता है। तो पहले तो फिल्म स्टार्ट हो गई ना, पहले फिल्म स्टार्ट हो गई, तो इसलिए हैड स्टार्टेड ये परफेक्ट में गया। और जब हम सिनेमा गए यस्टरडे, जब हम सिनेमा गए तो फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हो चुका था? फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में ले गए जो पहले काम हुआ, और उसके बाद जो उससे रिलेटेड काम था पास्ट का ही, उसको हम सिंपल पास्ट में लेके गए। ठीक है,
नेक्स्ट वन, एडेप्ट। देखो एडेप्ट वर्ड काफी प्यारा है, हमें इसका सेनोनिम बताना है। एडेप्ट वर्ड का सेनोनिम क्या होगा? एडेप्ट मीन्स बेसिकली कुशल होता है, कुशल, अनुभवी से रिलेट करते हैं एडेप्ट को। तो आप इसको स्किल्ड से सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अलोन अकेला हो गया, अननोन अपरिचित हो गया, काइंड हार्टेड दयालु हो गया। आंसर क्या जाने वाला है? आंसर वुड बी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। इनिशिएट, बहुत ही प्यारा वर्ड है इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। इनिशिएट मीन्स क्या हो गया? शुरुआत करना। अब अगर मैं शुरुआत करने की बात कर रहा हूं तो शो, साइन, स्लो, ये सब गलत हो जाएगा और स्टार्ट से आप सीधे सीधे इनिशिएट को रिलेट कर देंगे। मीन्स आपका आंसर जो है सेकंड पार्ट जाने वाला है 100%, और अगर आप सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं तो आप 100% करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड, जो पढ़ा नहीं जा सकता उसको हम क्या बोलेंगे? तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख रहे हैं, अपठनीय जो है, एलिजिबल, एलिजिबल मतलब क्या होता है? अपठनीय, एलिजिबल। वीक का मतलब होता है गूढ़, गूढ़ या अस्पष्ट। एलिजिबल योग्य हो गया। अनसीन मतलब जो अनसीन है, लाइक जो पहले नहीं देखा। ठीक है, अनसीन पैसेजेस आते थे ना हमारे इंग्लिश के सेकंड पेपर में, जब हम 6th 7th क्लास में हुआ करते थे। तो अब एक्चुअल आंसर यहाँ से क्या जाने वाला है? डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। वन हु डज नॉट टायर इजिली, मतलब जो थकता नहीं है आसानी से। अब इसके लिए अगर हम बात करें, इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, जो मिटता नहीं है। देखो अन इनडिफेटिगेबल, बहुत ही प्यारा वर्ड है। इनडिफेटिगेबल को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है अथक। अथक मतलब जो थकता नहीं। इनफ्लैटेबल मतलब जो फ्लैट नहीं होता, सीधा नहीं हो सकता, फ्लैट नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसी चीज जो कर्व्ड है, इनफ्लैटेबल है। और अगर मैं बात करूं इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब जो जिसे डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, जिसे तबाह नहीं किया जा सकता, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपका जो अभी एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। इनडिफेटिगेबल मीन्स जो थकता नहीं है, अथक है, या आसानी से नहीं थकता, जो उसको आप रिलेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये चीज। चलिए, अब एक पैसेज है हमारे सामने। ही रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम ही सॉ द एलिफेंट, मतलब उसे याद आया वो टाइम जब उसने फर्स्ट टाइम एलिफेंट को देखा था। एलिफेंट की ही बात हो रही है यहाँ पे। दिस वाज इन 2007 एट अ डैश कॉल्ड थनी परई, मतलब ये 2007 का टाइम था। एक प्लेस की बात हो रही है जिस प्लेस का नाम है थन्नी परई। चिन्ना थाम्बी was dash water on himself at a water body। चिन्ना थाम्बी, ये क्या है? एलिफेंट का नाम है चिन्ना थाम्बी। ठीक है, वो वाटर अपने ऊपर क्या कर रहा था? फुवारा डाल रहा था वाटर का। ठीक है, एलिफेंट्स को आपने देखा होगा, अपने ऊपर ही, अपनी सूंड में वाटर भर के अपने ऊपर ही फुवारा डालते हैं। ठीक है, द डैश वॉज ग्रीन एंड नॉट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, सेज अब्राहम। अब अब्राहम जो था, महावत जो था हाथी का, उसका नाम है अब्राहम। वो कहता है कि भाई पानी तो ग्रीन कलर का है, मतलब गंदा पानी है, और अच्छे लोग ये ऐसा पानी नहीं पीते। ठीक है, आफ्टर अ नाइस शॉवर द एलिफेंट वॉक्ड डैश टू अ रॉक
lifted it and drank from a dash under it. अब हुआ क्या कि एक शावर के बाद उसने शावर तो ले ही लिया, फुव्वारे मार रहा था अपनी सूंड से। उसके बाद उसने क्या किया एलिफेंट ने कि उसने एक रॉक को खिसकाया, हटाया, लिफ्ट किया और उसके नीचे से जो पानी बह रहा था, जो धारा थी पानी की, उससे पानी पी लिया। कुछ ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। रॉक मतलब एक छोटा मोटा पत्थर होगा जिससे जिसकी साइड से पानी आ रहा होगा, ठीक है, पहाड़ से। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें जो फर्स्ट फिलर है हमारा, उसके लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है, ये देखिए। ही रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम ही सॉ द एलिफेंट, दिस वॉज इन 2007 at a dash called Thaniparai at a market, no chance, at a shop, इसका भी कोई चांस नहीं है, स्ट्रीट अगेन गलत। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो प्लेस ही है ना, जो मैं बोल भी रहा हूँ लगातार, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर को पढ़ के देखो, सबसे पहली चीज ये समझो, जब भी आपके सामने कोई क्लोज टेस्ट आता है तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम एक एक फिलर पे रुक के उसका आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं। मीन्स हम पूरे क्लोज टेस्ट को क्या करते हैं, इंडिविजुअल फिलर के क्वेश्चन की तरह देखना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। क्लोज टेस्ट क्या है, एक पैसेज है आपका, और जब तक आप इसको इंडिविजुअली ना देख के एक पैसेज की तरह नहीं देखेंगे, तब तक यहाँ पे गलतियां होने के पूरे चांसेस। एसएससी लेवल पे आपके क्लोज टेस्ट आते भी छोटे ही हैं, क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साइज में बहुत बड़े ज़्यादा नहीं होते एसएससी के पेपर में, जिनको आप इन टाइम रीड आउट करके अपने आंसर्स कर सकते हैं। कोशिश करो कि जो भी करना है क्लोज टेस्ट एंड ऑल, पहले उनको एक बार रीड कर लो, उसके बाद ही आंसर करना शुरू करो। समझ रहे हैं ना, पहले एक बार रीड कर लो जो भी क्लोज टेस्ट आप कर रहे हो, उसके बाद ही आंसर करना शुरू करो। अब he remembers the first time he saw the elephant, this was at a place called थनी पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिन्नाथाम्बी was dash water on himself at a water body, sprinkling, raining, wetting, sparkling। देखो स्प्रिंकलिंग वर्ड सबसे अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, क्योंकि स्प्रिंकलिंग को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, फुहार से। स्प्रिंकलिंग मीन्स फुहार हो गया, रेनिंग तो बारिश हो गया, वेटिंग गीला करना हो गया। स्पार्कलिंग को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है चमकदार। स्पार्कलिंग मीन्स क्या हो गया, चमकदार हो गया। तो यहाँ पे फुवार की ही बात हो रही है, जो एलिफेंट था वो शॉवर ले रहा था, एक टाइप से फुवारे भर रहा था, कुछ ऐसे। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सी, लीफ, मिल्क, फ्लावर और वाटर। एक्चुअल में अगर आप देखें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है। थर्ड फिलर की अगर हम बात करें, द डैश वॉज ग्रीन, नॉट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, सेज अब्राहम। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, तो आपको समझ आ गया द लीफ, फ्लावर, मिल्क। एक्चुअल में क्या कर रहा था एलिफेंट, वाटर का शॉर ले रहा था, तो बात तो वाटर की हो रही है ना, तो रिलेटेड क्लॉज में क्या आएगा, वाटर ही आएगा। सो द वाटर वॉज ग्रीन, नॉट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, सेज अब्राहम। आगे बढ़ जाते हैं डी वाले फिलर के लिए। आफ्टर अ नाइस शॉर द एलिफेंट टू अ वॉक्ड डैश टू अ रॉक, वॉक्ड अबव, वॉक्ड ओवर, वॉक्ड बिहाइंड और वॉक्ड नियर। क्या होना चाहिए हमारा
आंसर। अब यहाँ पे अगर हम देखें वॉक्ड ओवर से आप रिलेट कर सकते हैं सीधे सीधे स्ट्रक्चर। आफ्टर अ नाइस शावर द एलिफेंट वॉक्ड ओवर टू अ रॉक एंड लिफ्टेड इट, मतलब रॉक तक गया एलिफेंट और उसके बाद उसने क्या किया, उसे लिफ्ट कर दिया। एंड ड्रैंक फ्रॉम अ डैश अंडर इट, रॉक के नीचे की जो डैश थी, डैश मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे, स्प्रिंग टैप, पाउंड, टैंक। देखो पाउंड, टैंक और टैप होने का तो चांस है नहीं, स्प्रिंग हो सकती है, झरना, धारा, इससे आप स्प्रिंग को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा जाने वाला है फर्स्ट पार्ट। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पैसेज को रीड आउट किया। हमने एक बार पैसेज को पढ़ लिया, उसके बाद हमने आंसर्स करना शुरू किया। अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कोई एस्पिरेंट सपोज ना पढ़े तो वो ग्रीन अगर पढ़ेगा कि ग्रीन, द डैश वॉज ग्रीन, इतनी लाइन अगर कोई पढ़े सपोज, तो अब देखिए 98 मतलब सी वाले ऑप्शन में, ऑप्शन क्या है, लीफ है, मिल्क है, फ्लावर है और वाटर। कोई भी एस्पिरेंट ये गलती कर सकता है कि वो क्या बोलेगा, द लीफ वॉज ग्रीन। ऐसी गलती होगी नहीं होगी, क्योंकि दिमाग में क्या है कि भाई पत्ता जो है वो ग्रीन है, होता है, तो कहीं ना कहीं उसी तरह की बात भी चल रही, ऐसा आ सकता है दिमाग में, बिल्कुल आ सकता है। तो आपको समझना है इन चीज़ों को, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन एग्जामिनेशन में फंसा देते हैं। जब हमने पैसेज पढ़ा तो हमें पता चला कि वाटर की बात हो रही है, ना कि लीफ की बात हो रही है, और उसका महावत एलिफेंट का जो है अब्राहम, वो उसे मना कर रहा है वो पानी पीने के लिए। ठीक है, और एलिफेंट भी समझदार है, कहीं ना कहीं एलिफेंट भी समझदार है, वो पानी को पी नहीं रहा है, वो नहा रहा है, शॉर ले रहा है पानी को। हाँ, चल, तो आगे बढ़ जाते हैं अब। तो आज का ये स्पीड टेस्ट था जो हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको स्पीड टेस्ट से काफ़ी नए नए वर्ड्स मिले होंगे, काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट्स मिले होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और पार्ट्स के साथ। बेसिकली जो यूट्यूब सेशंस आपके चल रहे हैं इंग्लिश के, एसएससी के, स्पेशली 5 PM पे भी एक इंग्लिश का सेशन मैं लेके आ रहा हूँ मॉक पेपर्स का, 7 PM पे भी आपका स्पेशल शो रहता है। इन सेशंस को भी आप रेगुलर बेस पे ज्वाइन करिए और अपने आप को जल्द से जल्द सिलेक्शन तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss